और अब रुक करते हैं देवभूमि के दंगल की ओर, जिसमें आज हम बात करेंगे दावेदार हजार सस्पेंस बरकरार। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद से भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों में बड़ी संख्या में नेता दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अभी निकाय चुनाव कब होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द सरकार निकाय चुनाव की स्थिति को साफ कर देगी। और इसी बीच भाजपा ने निकाय चुनाव में मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों पर रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक नामित कर दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस में निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई और साथ ही जीत का दावा करते हुए सरकार पर चुनाव टालने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का यह कहना है कि न तो सरकार निकाय चुनाव करा रही है, न पंचायत और न ही छात्र संघ और सहकारिता के चुनाव करा रही है। सरकार को हार का डर है, इसलिए सरकार एकाएक चुनावों को टालने में लगी हुई है। तो वहीं छात्र संघ चुनाव न होने पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को नैनीताल में छात्र नेताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। आक्रोशित छात्र नेताओं ने काली पट्टी बांधकर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और इसी बीच निकाय चुनाव से ठीक पहले ईडी ने कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर पर छापेमारी की है। राजीव जैन हरीश रावत के करीबी नेता माने जाते हैं। कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार ने चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए ईडी को विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न के लिए लगा दिया है। आज इन सब मुद्दों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार की ओर से निकायों में आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करने के बाद पार्टी मुख्यालयों में नेताओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। एक के बाद एक कई बड़े नेता दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है कि किस दावेदार को टिकट दें। वहीं इस बीच सत्ताधारी दल भाजपा ने निकाय चुनाव में मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के दावेदारों पर रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक नामित कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा 3 सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और 24/7 वो कार्य में लगी रहती है। धरातल पर कार्य करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। तो हमारे कार्यकर्ता नित्य नए तरीके से लगातार लगे हुए हैं कार्य में। उसको देखते हुए पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं और वो पर्यवेक्षक की रिपोर्ट आएगी, उस हिसाब से लोगों की टिकट की जो दावेदारी उसका आकलन किया जाएगा। उसके बाद टिकट का वितरण पूरा राय मशवरा लेके किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो हमारी तैयारी है वो पूरी हो रखी है। निकाय चुनाव में हम लोग आने के लिए पूरी तरह तैयार है और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का साथ हमें फिर मिलेगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमें जनता जनार्दन ने अपना साथ दिया है, उसी प्रकार अब की निकाय चुनाव में भी हमें अपना आशीर्वाद देगी। जब दावेदार ज़्यादा होते हैं उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये संकेत है कि पार्टी की स्थिति अच्छी है, इसीलिए दावेदार ज़्यादा है। दूसरा, उन सब में सामंजस्य बैठाना एक कठिन काम है, लेकिन हमारे प्रभारी और हमारे वरिष्ठ जन उसमें लगे हैं। कोशिश करेंगे कि कोई इस तरीके का अप्रिय वो देखने को ना मिले। बिल्कुल मान्यवर, हमने 50 यूनिट समाज लगभग पूरी की पूरी नहीं, तो हमने जो है प्रत्येक यूनिट में अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए। सारे ये प्रभारी नियुक्त कर दिया और ये चिट्ठी जारी भी हो चुकी है। और पर्यवेक्षक भी 1-2 दिन में पूरे पर्यवेक्षक भी ये प्रभारी कैसा आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिला यूनिट कैसे समन्वय बना रही। कुछ लीक संभावनाएं भी हैं कि कुछ कई जगह पे तो हमारे लोग बड़े मजबूत स्थिति में हैं और कुछ संभावनाएं जो तलाशी जाएंगी वो जिला लेवल पे लोग देख रहे हैं और वहाँ पे बैठकें हो रही हैं। ऋषिकेश में हमारी बैठक हो गई है, हरिद्वार में भी आप बैठक करके आ गए हैं और पूरी संभावना पूरी जोर शोर से। ये राजनीतिक दल है तो ये तो हमारे जरूरी काम है कि एक किस्म से हमारे त्योहार होता है ना राजनीतिक दलों के लिए, तो एक किस्म से त्योहार हो गया कि चुनाव लड़ना। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की आचार संहिता 25 या 26 दिसंबर को लागू हो सकती है। वहीं निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में दल बदल की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। खबर है कि पिछले 3 साल से राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़े भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ठुकराल को कांग्रेस से मेयर का टिकट मिलता है तो रुद्रपुर में चुनावी दंगल दिलचस्प होने के आसार हैं।
इस बीच निकाय चुनाव से ठीक पहले ईडी ने कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर छापेमारी की है। राजीव जैन हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं, ऐसे में उनके भी पाला बदलने की पूरी संभावना है। लेकिन ये जो हमारे कांग्रेस के प्रमुख लोग हैं हमेशा निशाने पर रहे हैं और किसी इनके प्रकार उन लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको ईडी के जरिए, उनको सीबीआई के जरिए, आईटी के इनकम टैक्स के जरिए उनको घेरना चाहती हैं। यह निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिशोध है। सबसे पहले तो हमारी ये समझ में आना चाहिए, जो ईडी की छापेमारी होती है या सीबीआई जहाँ पर छापेमारी करती है, वो अनायास नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक सर्च के बाद और उसका एवेल्यूशन करने के बाद तब कहीं जाके छापेमारी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब कांग्रेस रिजिम रही होगी, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे होंगे, और आप जानते हैं उनके शासनकाल में लोग सर्वे सर्वा लोगों में से थे, तो तब से ये ईडी की रडार पर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत एक लंबी कसरत, 6-7 साल की कसरत के बाद आखिरकार जब ईडी इस नतीजे पहुंची होगी कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इनके पास कुछ गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है। रूप से भारतीय जनता पार्टी को कुछ वरिष्ठ नेतागण कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के संपर्क में हैं और वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से छटपटाहट है, बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह खत्म हो रहा है। और कुछ लोग, वरिष्ठतम लोग जो विभिन्न पदों में रहे हैं, विधायकगण भी रहे हैं और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में रहे हैं, वो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं। 1-2 दिन में इसकी पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी और जैसे ही हाईकमान की अनुमति मिलेगी उनके पार्टी में सम्मिलित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा जाएगा। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इस बीच राज्य में दल बदल की संभावनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक राज्य में सरकार निकाय चुनाव शुरू कराएगी। आखिर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर ईडी की छापेमारी के क्या मायने हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जपेंद्र जी थोड़ी देर में हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल शुरुआत शीशपाल सिंह बिष्ट जी के साथ में कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। स्वागत आप सभी मेहमानों का। शीशपाल जी, आपका भी स्वागत। शीशपाल जी, कांग्रेस पार्टी आरोप अब तक लगाती चली आई कि आखिर निकाय चुनाव कब कराएगी। सत्ता पक्ष कह लें, बीजेपी कह लें या चुनाव आयोग, आप जिसको भी लेकर जिम्मेदार मानते हो उसको ले लें, लेकिन अब लगभग रास्ता साफ हो गया है। अब तो दावेदारों को लेकर सस्पेंस जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी में एक समस्या रही है कि कोई भी चुनाव हो उससे पहले ही अंतर्कलह जो है वो खुलकर पर्दे पर आने लग जाती है। क्या इस बार निकाय में भी उसी समस्या से जूझना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, या इस बार पूरी तैयारी है? और बीजेपी में जो हमने देखा आरक्षण को लेकर खुद उनके अपने मंत्री भी चर्चा हमने की कि उस पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से उनके अपने लोगों का ही विरोध कांग्रेस आपकी ओर से तो किया जा रहा है, लेकिन उनके अपने लोगों का विरोध बहुत कुछ कह रहा है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है निकाय चुनावों को लेकर? देखिए गरिमा जी, निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार है और साल भर से निकायों में प्रशासक किसने बिठाई ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। बार बार जो है तारीख पे तारीख देने के बाद भी आज दिन तक अभी तक भी चुनाव की असली तारीख सामने नहीं आई है और अभी सस्पेंस बरकरार है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। बादल जरूर जो है छाए हुए हैं, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई है। बारिश कब होती है इसका इंतजार है गरिमा जी। और हमने तो पहले ही अपने संभावित दावेदारों से आवेदन मांग लिए थे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने 13 के 13 जनपदों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए थे। हमारे प्रभारियों ने हर न्यायिक पालिका में जाकर के, आप देखिए नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर निगम में जाकर के बूथ स्तर तक जो है समीक्षा करने का काम किया। जो हमारे संभावित दावेदार हैं उन सबसे 1-to-1 बातचीत की और पूरी रिपोर्ट बना करके जो है प्रदेश नेतृत्व को हमारे प्रभारी सौंपेंगे।
तो हम कोई कोर कसर इन चुनाव में नहीं छोड़ रहे हैं। और पिछले 8 सालों से लगातार हम जनहित के मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जो है मोहल्ले स्तर पर जो है जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। जहां सरकार की नाकामियां हैं उसको हम लगातार जो है प्रशासन के सामने रख रहे हैं। तो हमारा जो संघर्ष है हमारे कार्यकर्ताओं का, मुझे पूरा भरोसा है अगर सरकार निकाय चुनाव कराती है तो जनता का आशीर्वाद हमारे सभी प्रत्याशियों को मिलना तय है। हमें अपने संघर्ष पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर पूरा भरोसा। जहां तक आप कह रहे हैं चुनाव से पहले जो गुटबाजी होती है या जिस प्रकार की धड़ेबाजी नजर आती है, निश्चित तौर पर हम इस बार उसको लेकर के भी गंभीर हैं। आज भी इस समय हमारे आदरणीय प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं और सारी संभावित स्थितियों पर हमने पैनी नजर रखी हुई है और एकजुटता के साथ हम निकाय चुनाव में जाए और जीत का परचम लहराए, ये हमारा पहला लक्ष्य है। क्योंकि सरकार के खिलाफ पूरा माहौल है और सरकार चुनाव में जाने से लगातार डर भी रही थी, ये किसी से छुपा नहीं है। 3 दिन बार माननीय हाईकोर्ट में झूठे हल्फनामे इन लोगों ने दिए और अभी भी ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, जो आपने भी जिक्र किया गरिमा जी, उस पर भाजपा के विधायक ने भी जो है मुखरता से आवाज उठाई। इनके बड़े नेता भी उस पर अपनी असहमति जता रहे हैं और हमें तो पूरी आशंका है कि कहीं जो है इसके खिलाफ माननीय हाईकोर्ट में ये लोग चोर दरवाजे से किसी को भेज करके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास ना करें। लेकिन हम सरकार से लगातार जैसे पहले मांग करते रहे, अभी भी हम कर रहे हैं कि जो भी आपत्ति आ रही है उनका ईमानदारी के साथ त्वरित गति से निस्तारण होना चाहिए और निकाय चुनाव अब बिल्कुल नहीं टाले जाने चाहिए। क्योंकि जीत हार तो बात का विषय है गरिमा जी, लेकिन लोकतंत्र में समय पे चुनाव होने चाहिए। क्योंकि जनता नहीं, अब लेकिन वो रास्ता तो लगभग साफ ही हो गया। अब तो दावेदारों को लेकर चर्चा हो रही है, आरक्षण पर चर्चा हो रही है। अब तक की चर्चाएं थी, अब तो आपके लोग भी स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ जपेंद्र जी भी कह रहे हैं, मतलब सत्ता पक्ष की ओर से भी लगभग यही हर एक चर्चा में चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब चुनाव होंगे, चलिए खैर आपके पास में लौटेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को चिंता थोड़ी और ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि अब चुनावों का रास्ता जब साफ हो गया है तो अपने स्टैंड पर भी विचार विमर्श करना चाहिए। जपेंद्र जी के पास में चलते, जपेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, दावेदार हजार, सस्पेंस बरकरार और अब तक देखिए सवाल तो चुनावों की स्थिति पर था कि कब होंगे। हम ये भी मान लेते हैं कि अब चुनाव होंगे, जैसा कि कहा जा रहा था कि नए साल की शुरुआत में ही चुनाव हो जाएंगे, लेकिन छात्र संघ हो गया, पंचायत हो गया, निकाय हो गए, इन सभी में देरी के चलते सवाल बहुत सारे हुए। और सबसे बड़ी बात, अब तो उम्मीदवारों को लेकर, आरक्षण को लेकर भी चर्चा छिड़ गई है। आपकी अपनी पार्टियों के मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, अपने सुविधा के अनुसार चीजें की गई। इस तरह के आरोपों से कैसे आप मुक्त होंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि पिछली डिबेटों में भी जब कांग्रेस आरोप लगा रही थी, जब कांग्रेस राजनीति करने का प्रयास कर रही थी, हमने कहा था कि जल्दी चुनाव होने हैं, इसी वर्ष डिक्लेयर होने हैं और इसमें ठीक है विलंब होता है, लेकिन कांग्रेस जिसने हमेशा लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, अपने कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाया, इस देश की जनता का मजाक उड़ाया, तो वो कांग्रेस ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। और आज सबके सामने है, निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, निकाय चुनावों की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं की बातों पर, उनके मुद्दों पर ध्यान दिया है, कार्यकर्ता का सम्मान करा है। आज यही वजह है कि कांग्रेस से हजारों लाखों की संख्या से जो है लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अनेकों पदाधिकारी, अनेकों लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं, अनेकों कार्यकर्ता आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सबका स्वागत है, क्योंकि जब देश के लिए काम करना है, प्रदेश के लिए काम करना है, प्रदेश की राजनीति को एक स्वस्थ राजनीतिक रूप से एक नया आयाम देना है, प्रदेश की प्रगति को नया आयाम देना है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उससे पर खरा उतरा है और भविष्य में भी इसी तरह के प्रयास जारी रहेंगे। तो आप चुनावों की बेला है, चुनावों की घोषणा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयार है, पूरा प्रदेश तैयार है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जैसा समर्थन प्रदेश की जनता को
पहले पूर्ववर्ती चुनावों में मिला है। विधानसभा में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना गया है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश का मतदाता, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का बुजुर्ग, इस प्रदेश की महिलाएं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फिर वो समर्थन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुमत के साथ विजयी होंगे और प्रदेश की प्रगति के पथ पर जो कदम आगे बढ़े हैं वो अनवरत उसी रूप से जारी रहेंगे और प्रदेश की जनता का हम एक बार धन्यवाद करेंगे। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे, लेकिन जतिन जी देखिए, आपने सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि आखिर बीजेपी के जो अपने मंत्री इस आरक्षण वाले मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो क्या है। सरगर्मियां तेज है, निकाय का रास्ता साफ हो गया है और कांग्रेस के आरोपों पर भी आपने जवाब दे दिया। उन लोगों का क्या जो आपकी अपनी पार्टी के हैं और सवाल उठा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। गरिमा जी, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। मतलब वही हमने इसके पहले भी चर्चा की। आप देखिए, आपकी अपनी पार्टी के आपके अपने लोग, आपके अपने नेता मंत्री सवाल उठाएं तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती, और विपक्ष जब सवाल उठाए तो वो लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं होता, वो हो जाता है विरोध करना, राजनीतिक विरोध। अब आप हमने तो इनके भी सवालों का स्वागत किया। अगर आप हमारी पूर्ववर्ती आगे देख ले, हमने तो कहा कि भैया आप सुझाव दीजिए, आपके सुझावों का स्वागत है। आप विपक्ष हैं और विपक्ष को भारतीय लोकतंत्र में जो स्थान प्राप्त है हम उसका सम्मान करते हैं। हमने तो हमेशा विपक्ष के सुझावों का भी स्वागत किया। अब ये आरोप हम पे नहीं लगा, आप ये आरोप भारतीय जनता और आज ये कहती है नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मामले में बहुत क्लियर और मजबूत स्टैंड के साथ आती है, ये मेरा अपना भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत स्टैंड लेती है, लेकिन इन चुनावों को लेकर जो ढीला रवैया पार्टी ने अपनाया वो बहुत गलत था। ना तो नैतिकता के आधार पर, आपकी पार्टी के अन्य प्रवक्ता हमारे साथ चर्चाओं में बैठते थे, वो कहते थे कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन सर आप सत्ता में है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि चुनाव सही समय पर कराए जाए, इसको लेकर बातचीत की जाए? और एक चुनाव तक बात सीमित होती, सुनिए जपेंद्र जी सुनिए, एक चुनाव तक सीमित होती तो हम मानते, पहले निकाय, फिर पंचायत, फिर छात्र संघ। अभी देखिए, काली पट्टी बांधकर छात्र नेता लोग विरोध कर रहे हैं, ये क्या है? इसको अगर आप समझे तो बहुत कुछ और ना समझिए तो कुछ नहीं, लेकिन शिकायत तो आपसे ही है, आप ही की सरकार से, आप ही की पार्टी से है। चलिए लौटेंगे थोड़े और। सभी शिकायतें सिर माथे पर, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रयास करती है। ठीक है, और मेहमान हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, आएंगे जपेंद्र जी आपके पास में। दीपक रावत जी का रुख कर लेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका। दीपक जी, सरगर्मियां तेज है, निकाय चुनाव की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू कर दी है, भले वो अभी पर्दे पर बैठकर स्वीकार नहीं करें कि अब जल्द होने वाले हैं, लेकिन बैठकें शुरू हुई तो इससे ये लगता है कि हाँ, अब निकाय चुनाव उनमें भी लग रहा है होने वाले हैं। फिलहाल क्या लग रहा है आपको, क्या तस्वीर है निकाय चुनावों को लेकर? क्या रास्ता अब बिल्कुल साफ है? और जो ये बैठकें शुरू हो गई हैं, आरक्षण पर चर्चा, एक नया एंगल इसी चुनाव में निकल कर आया, वो क्या है? गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी जनता को ये समझाने में असफल रही है कि क्या कारण रहा कि उन्होंने 1 साल तक प्रशासकों का समय बढ़ाया गया, उससे इस प्रदेश को क्या लाभ हुआ, प्रदेश को इससे क्या ऐसा लाभ हुआ, क्यों 1 साल लटकाया गया, और अब नगर पंचायत में भी अगर जो 1 साल प्रशासकों को बढ़ाया गया तो इससे प्रदेश को क्या लाभ है, ये समझाने में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः विफल रही है। और ना तो इनका शीर्ष नेतृत्व, ना ही इनके प्रवक्ता इस बात को बता सकते हैं कि क्या कारण है कि नगर निगम के जो 1 साल प्रशासकों के हवाले किया गया उससे इस प्रदेश को क्या लाभ हुआ। वो लाभ अगर ये बता दें तो जनता के समझ में आ जाएगा कि इनका ये निर्णय सर्वोपरि था, जनता के हित में था। रही बात चुनाव की, तो निश्चित रूप से अब जिस तरीके से सरकार ने निर्णय लिया है, लगता है कि अब चुनाव बहुत नजदीक है। अब यदि कोई रिट हाईकोर्ट में लेके नहीं गया किसी विषय को लेकर, आरक्षण को लेकर, लगता है कि चुनाव जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक हो जाएंगे। और तमाम राजनीतिक दलों की तरह उत्तराखंड क्रांति दल ने भी अपनी तैयारियां कर दी हैं। संभावित चेहरे जो हैं, हम लोग जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिनको हम आएंगे जपेंद्र जी, आएंगे, थोड़ा रुक जाइए, उन सभी को ये उनके माध्यमों से हम लोग नाम ले रहे हैं। इच्छुक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने की, उसी प्रकार उत्तराखंड क्रांति दल भी पूर्णतः अपने सीमित संसाधनों के साथ इस चुनाव में भागीदारी कर रहा है। और निश्चित अपना एक जो जनता का जो समर्थन है वो और अधिक पाने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम लोग एक क्षेत्रीय ताकत
जो इस प्रदेश के बनने से पूर्व भी थी और वर्तमान में भी है। एक राजनीतिक रूप से भी और मतों के हिसाब से भी हम अपने आप को स्पष्ट कर सके। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव कभी भी हो, उत्तराखंड क्रांति दल इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जनता के सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमानों से जानेंगे कि आखिर ये जो सस्पेंस दावेदारों को लेकर है वो भला कब ठीक होगा। चलिए, हमारे साथ में और मेहमान हैं, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं हम निकाय चुनावों को लेकर। कुलदीप राणा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका कुलदीप जी। रास्ता अब साफ है लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। एक तरफ राजनीतिक दलों की दावेदारी निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है। कांग्रेस है जो बैठकें शुरू कर चुकी है लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रही कि भाई बीजेपी ने या रास्ता निकाय चुनाव का अब साफ हो गया है। शिषपाल जी को भी अभी आपने सुन लिया। और ये आरक्षण वाली जो चीज निकलकर सामने आई, इसमें बीजेपी खुद में खुद फंसती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उनके अपने लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। अभी छात्र संघ के नेताओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध अलग अलग जगहों से अभी भी देखने को मिल रहा है लेकिन निकाय फिलहाल थोड़े नजदीक नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या जो आरक्षण वाला मुद्दा छिड़ा है ये असर कुछ डालेगा क्या? देखिए गरिमा, आरक्षण का मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं है। ये इस समय भारतीय राजनीति में भी गरमाया हुआ है और हमने देखा होगा कि विगत कुछ समय में चुनाव के दौरान भी जातीय जनगणना, जातिगत आरक्षण, इन विषयों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चाएं रही हैं। उत्तराखंड चूंकि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी प्रयोगशाला, राजनीतिक प्रयोगशाला कही जाती है और कई बार ये देखने में भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कई ऐसे राजनीतिक मुद्दों को उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट कर आगे के प्लेटफॉर्म पर उसको प्रस्तुत किया है। ठीक, रही बात उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के, आप ये देखिए कि जिस निकाय चुनाव को लेकर के 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, उस चुनाव को लेकर के अब इतनी तेजी और इतनी जल्दबाजी कैसे सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने वाला विषय है। ठीक, जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर के, क्योंकि 2018 में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी, 2024 में वो चीजें बदल दी गई और एक नया अध्यादेश यहाँ पर आया, नया अधिनियम बन करके आया। ठीक, जिसके राज्यपाल महोदय के द्वारा उसमें कानूनी दस्तखत होने के बाद वो समान रूप से पूरे प्रदेश पर लागू हो गया है और जिसके तहत अब निकाय चुनाव में आरक्षण को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। और जो अंतिम सूची निकल करके आई है उसमें जो विरोधाभास निकल करके आया है उसने सबसे ज्यादा भाजपा को, सरकार को पार्टी के भीतर ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है क्योंकि वो देख रही है कि भाजपा के भीतर ही इतना सिर फुटावल हो रहा है और इसका वो राजनीतिक लाभ उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी हमने देखा जिस प्रकार से कोटद्वार और लैंसडाउन क्षेत्र के विधायक दिलीप रावत ने जो बयान दिया और निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में मतदान को लेकर के बात कही, या मसूरी नगर पालिका को लेकर के बात हुई हो, है ना, या कुमाऊं क्षेत्र की नगर पालिकाओं को लेकर के बात हुई, नगर निगमों को लेकर के बात हुई हो, देहरादून ऋषिकेश नगर निगम को लेकर के बात उठी है। ठीक, तो जिस तरीके से एक विरोधाभास उत्तराखंड में भाजपा में ये निकल करके आया है, ये कहीं ना कहीं चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो स्थितियां रहीं, कहीं ना कहीं उसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए और पत्रकारिता के जनमंच पर ये भी इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि कैसे जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए तीसरे स्थान पर जो मंगलौर के चुनाव सीट में रहती थी वहां वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है और जहां वो चुनाव जीतते हुए आती थी वहां वो चुनाव हार जाती है। ठीक, और उसके बाद अचानक से वो केदारनाथ का चुनाव जीत जाती है। तो ये जो राजनीतिक क्षेत्रवाद का जो घालमेल इस समय प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस
पार्टियों ने मिलकर के किया, इन दोनों पार्टियों के सामने अब एक बड़ी चुनौती निकाय चुनाव में जनता का सामना करने की है, क्योंकि अब बहुत सारे पेच और बहुत सारी हकीकतें इस चुनाव में खुल करके सामने आ जाएंगी, भाजपा की भी और कांग्रेस की भी। हालांकि भाजपा की एक बड़ी खूबी हमेशा से रही है और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है और उसकी जो फील्ड प्रिपरेशन रहती है वो हमेशा एडवांस पे रहती है। ठीक, वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से और मैकेनाइज्ड तरीके से चीज़ों को लेकर के काम करता है। और आपने देखा होगा कि उसने जिलों के प्रभारी तय कर दिए, निकायों के प्रभारी तय कर दिए, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पर जाकर के वो चीज़ों को देख रही है। वहीं कांग्रेस के अंदर अभी इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के इस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा है, और उसका एक बड़ा कारण भी है जिसको बार बार कहना भी एक तरीके से अब उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो कांग्रेस के भीतर आपसी सिरफुटौल है, ठीक, वहाँ चीज़ों को लेकर के एक मत नहीं है लोग। तो वो तमाम कारण हैं जो अब जनता में सरकार को लेकर के जो सोच होगी, जो उसको लेके जो धारणा उसने बनाई होगी, ठीक है, ये उसके चयन का और ये उसकी परीक्षा की घड़ी है जो आने वाले निकाय चुनाव में निकल करके सामने उभर करके सामने आएगी। दूसरी चीज यह भी है गरिमा कि ये चुनाव अभी इतना आसानी से और इतना करीब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अंतिम सूची में जिस प्रकार की चीजें निकल करके आई हैं और यह भी सुनने में आया है कि सत्ताधारी दल से ही कुछ लोग कानून की चौखट, कानून का दरवाजा भी खटखटाने जा रहे हैं इस मसले पर, है ना। और जिस प्रकार से भाजपा के सबसे विद्वान विधायकों में शुमार मुन्ना सिंह चौहान ने जो बात कही है, तो वो बातें भी कहीं ना कहीं इस अंतिम सूची और आरक्षण को लेकर के जो चीजें सरकार ने की हैं उस पर सवाल खड़े करती है। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि इसको लेकर के जनता में क्या रुझान होता है, क्योंकि पार्टी के भीतर, हालांकि ये बात कल तक बड़े से भाजपा कहती थी कि वही प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से, सरकार के विजन से खुश होकर के उसको लेकर के आगे बढ़ाने के लिए अन्य पार्टी के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब भाजपा का जहाज ही इतना बड़ा हो गया है और वहां दावेदारों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि ऐसे में अब निकाय चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। जपेंद्र जी हमारे साथ में हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी जपेंद्र जी बताइए। कुलदीप जी ने कई सवालों के ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह भी खड़े करे हैं, तो हमारा कुलदीप जी से सिर्फ एक प्रश्न है कि कुलदीप जी, भारतीय लोकतंत्र में और विशेष रूप से अगर हम उत्तराखंड की राजनीति के संदर्भ में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, विचारधारा और प्रदेश के विकास को लेकर उठाए गए कदमों से हो सकता है कि आप पूर्णतः सहमत ना हो, लेकिन पूर्ववर्तीय सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बेहतर करने का प्रयास किया है और आज भी कर रही है। तो और ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हित को देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका कोई अगर एक छोटा सा सुझाव हो तो वो आप ऑन स्क्रीन अगर शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर वे बहुत अच्छी बात होगी और हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, शीशपाल जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी से इसका भी हम जवाब ले लेंगे। कुलदीप जी कुछ कहना चाहेंगे क्या? कुलदीप जी से हम जवाब ले लें। हमने कुलदीप जी से एक सवाल करा है। हाँ, और देखिए, बहुत हेल्दी डिस्कशन में इन चीजों की बहुत, और ऐसे समय में बहुत इनकी अहमियत को नकारा नहीं जाना। ठीक है, सुन लेते हैं। नहीं, देखिए, मैं जपेंद्र जी से पूरे सम्मान के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में पत्रकार की कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती है और पत्रकार की व्यक्तिगत राय के कोई मायने भी नहीं होते हैं। ठीक, हम धरातल में जन सरोकारों को लेकर के बात करते हैं और जो यथार्थ के रूप में हमारे सामने आता है हम उसको प्रस्तुत करते हैं। अभी जो ये चीज़ें निकल के आ रही है, जो डिबेट हम कर रहे हैं,
हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, आप लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को चुनाव लड़ना है। हम जनता के बीच में जाते हैं जनता के रुझानों को देखने के लिए, समझने के लिए, उनके मन मस्तिष्क में क्या चीज़ चल रही है उनको समझने के लिए, और उनको खबरों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और जब इस तरह की डिबेट होती है तो उस डिबेट में हम उन विषयों को रखते हैं। ठीक है, जहां तक आपने राय की बात करी है, व्यक्तिगत रूप से कभी चाय पर मुलाकात होगी तो हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय सार्वजनिक मंच पर इस तरह से मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे साथ में शिषपाल सिंह बिश्री हैं, उनका रुख करेंगे। शिषपाल जी, कांग्रेस ने अपनी कितनी तैयारी की है? ठीक है, निकाय चुनाव का रास्ता बिल्कुल साफ है, अब ये मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, आरक्षण का मुद्दा अलग हो गया, लेकिन कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ अपने दावेदारों के लिए तैयार है? कहीं ऐसा तो नहीं वो अंतरकलह है, गुटबाजी फिर से शुरू हो जाएगी कांग्रेस पार्टी में? देखिए गरिमा जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार निकाय चुनाव कराने की मांग करती रही है। बिल्कुल करती आई है सर। नहीं, आप मेरी बात पूरी सुनिए। पहले मेरा सवाल थोड़ा सा मेरा सवाल सुनते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप नहीं कह रहे थे, आप निकाय चुनाव के लिए लगातार सवाल उठाते रहे और वो चीज हो रही है, अब हो गया ना उसका सॉल्यूशन, कहते हैं समाधान हो गया, अब निकाय चुनाव हो रहे हैं। अब आप कितने तैयार हैं? क्योंकि निकाय करते उन्होंने सालों बिता दिए, अब तो सिर्फ चुनाव की तैयारी करिए। गरिमा जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि हम चुनाव की मांग ही इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी तैयारियां पूरी थी, और हमने जो है हर नगर पालिका स्तर पे, हर जो है नगर पंचायत स्तर पे पहले से ही तैयारियां मजबूत की हुई है। सारे वार्डों की हमने समीक्षा की हुई है, बूथ स्तर को हमने पहले से इसके लिए मजबूत किया है। हमारे सारे जिला प्रभारियों की घोषणा पहले हो चुकी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, उन्होंने जो है बूथ लेवल तक जाकर के मीटिंगें की हैं और पूरी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपने वाले हैं। तो हम तो चुनाव को लेकर के पहले से ही गंभीर थे, हमारी तैयारियां पूरी थी। हमारा कार्यकर्ता डट करके सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम आदमी तक पहुंचाने का काम कर रहा था। विकास के मुद्दों पर हमारे कार्यकर्ता लगातार जो है मुखर थे। और कांग्रेस पार्टी में एक बात मैं फिर से साफ कह दूं कि आंतरिक लोकतंत्र है, और यहाँ पर जो है असहमति और सुझाव का हमेशा जो है हम आदर करते हैं। तो इसको अगर भाजपा दूसरा नाम देती है लेकिन अपने घर में नहीं झांकती है कि भाजपा के अंदर तो जो खुलेआम सिर फुटबॉल चल रही है, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके बड़े नेता खुलेआम जो है सार्वजनिक मंच पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, न्यायपालिका में चुनौती देने की बात कर रहे हैं, तो अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश हमको करनी चाहिए। और हम जो कह रहे हैं बार बार कि निकाय चुनाव अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, केवल अभी जो है आज सुनाई दे रही है कि हो सकते हैं, और उस हो सकते को लेकर हम भी जो है अलर्ट है। हमने पूरी तैयारी की है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आप देख लीजिए, जिलों में आप देख लीजिए, संभावित दावेदारों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में उम्मीदवारी के लिए आवेदन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस में उनको संभावनाएं दिख रही है, और जो जनता का प्यार और दुलार कांग्रेस के दावेदारों को मिल रहा है, उनके साथ जो भीड़ आ रही है, तो निश्चित तौर पर निकाय चुनाव अगर सरकार करवाती है तो हम जीत का परचम लहराएंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें सरकार पर आशंकाएं इसलिए है कि जो आरक्षण का चक्र था उसको उन्होंने जो है गड़बड़ाने का काम किया है। 10,000 से कम जहां पर ओबीसी और एससी की आबादी है, आपने जो है उनके साथ भेदभाव करने का काम किया। जो आरक्षण का एक चक्र होता था उसको प्रभावित करने का काम इन्होंने किया है। तो इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा साफ है कि जो है आपने जानबूझ करके कमियां छोड़ी है, जिससे ये पूरी चुनाव प्रक्रिया चैलेंज हो सके और सरकार को फिर से जो है मौका मिल जाए। कांग्रेस पार्टी सरकार को मौका नहीं देना चाहती। हमने जहां जहां संभव हुआ है हमारे संभावित दावेदारों को लगा कि यहाँ पर गड़बड़ियां, हमने संवैधानिक तरीके से आपत्तियां दर्ज कराएंगे। लेकिन भाजपा जिस तरीके से मुखरता से जो है आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रही है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है गरिमा जी। और कांग्रेस पार्टी तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है। हम लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुनाव से किसी भी सरकार को नहीं भागना चाहिए। साल भर से ज्यादा का समय हो गया है निकाय चुनाव को टाले हुए। अब अगर इसमें और विलंब होता है तो निश्चित तौर पर जनता भी अब इससे मुखर हो जाएगी, क्योंकि जनता तो चाहती है कि निकाय में चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे, जिससे उसे अपने कामकाज में आसानी हो। प्रशासकों के पास कोई नहीं जाना चाहता, और प्रशासक तो आप देखिए कि उसका एक टाइम फॉर्मेट है। जनप्रतिनिधि को आप रात के 12 बजे पकड़ लें,
वो निश्चित तौर पर जनसेवा के लिए तत्पर रहता है और इसीलिए जनता चाहती है कि समय पे चुनाव हो। आज आप निकायों की स्थिति की अगर समीक्षा करेंगी गरिमा जी अपनी टीम को भेज करके, कहीं आप देखिए ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं है, आप सफाई की व्यवस्था सही नहीं है, नए पार्क नहीं बने हैं, पुराने पार्कों की वो सारी बातें ठीक है, अभी निकाय चुनाव होंगे वो तो जनता, वो सर जनता के, वो जनता के मन की बात है शीशपाल जी, वो जनता के मन की बात है कि जनता किस पर विश्वास दिखाती है। आप जब से निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं विरोध, और बिल्कुल ठीक आपने विरोध किया, इस बात पर आवाज उठाई, मुद्दा बनाया, ये ठीक था कि निकाय चुनाव सही समय पर होने चाहिए थे, लेकिन अब जनता के हाथों में है ना, कहीं ऐसा ना हो आप निकाय निकाय करते रह गए, जनता फिर से निकाय में भी इन्हीं के पक्ष में मतदान कर गई, तब आप क्या करेंगे सर? वो एक अलग मुद्दा, अभी तक हम निकाय पर चर्चा कर रहे थे। हम जवाब देना चाहेंगे। आ रहे जपेंद्र जी, हाँ, देखिए गरिमा जी कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है निकाय चुनाव कराने की, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए। विपक्ष की तैयारियां पूरी है। ठीक है, आप जपेंद्र जी को सुन लेते हैं, करते हैं और जनादेश देने का काम तो जनता का है। निश्चित तौर पर जो है जनादेश का भी हमेशा हम सम्मान करते रहे हैं, लेकिन सरकार चुनाव से भाग क्यों रही थी ये इनसे पूछे ना। ठीक है, देखिए उस पर हम बात कर रहे थे ना, निकाय इस पर बात अलग है सर। देखिए दो अलग चीजें हैं, आप निकाय का रास्ता साफ है ना, तो उस लिहाज से बात कीजिए। सरकार निकाय चुनाव करवा पाएगी। जपेंद्र जी, सस्पेंस अभी भी गाड़ी वहीं पर अटकी है कि आप कराएंगे भी निकाय चुनाव? बाकी बातें तो बहुत बात की हो गई। मैं कांग्रेस से जितने भी बार सवाल पूछ रही हूँ वो यही कहते हैं निकाय चुनाव करवा पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है। ऐसी स्थिति क्यों खड़ी कर दी भाई सत्ता पक्ष ने कि आप कराना ही नहीं चाहते? और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बीजेपी को निकाय चुनावों से ऐसा कौन सा डर आ गया, और अगर नहीं करा रही है तो ऐसा फायदा कौन सा है जो अब तक नहीं करा रही? इतना निकाय चुनाव का इतना बड़ा इम्पैक्ट। गरिमा जी, अभी जब आपने पहले शीशपाल जी को बोलने का मौका दिया तो शीशपाल जी कितने कॉन्फिडेंट थे, पर इनका कॉन्फिडेंस ऐसे झलक रहा था जैसे अभी इन्होंने कांग्रेस चुनाव बिल्कुल जीत ही गई। और अभी तो 15-20 मिनट आगे हुए हैं और 15-20 मिनट में जो है कांग्रेस का मनोबल टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो चुनाव आते आते क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा कहाँ? नहीं, औपचारिक घोषणा जपेंद्र जी, औपचारिक घोषणा बाकी है, और देखिए विरोध तो अलग अलग चुनावों को अभी भी हो रहा है ना, यही तो शिकायत है। मौका क्यों देते हैं आप? हम ये भी कह रहे हैं कि आपने इतना मौका दिया क्यों? करना न्याय संगत है। हम दुआ करते हैं कि ये पूरे सरकार के अंदर एक एक करके शीशपाल जी शांत हो जाइए, ऐसे नहीं, आपस में चर्चा नहीं करनी है। शीशपाल जी शांत हो जाइए, सरकार से पूछिए कि क्यों चुनाव से भाग रही थी अभी तक। ठीक है, चाहिए, ठीक है, शांत हो जाइए। कुलदीप जी का रुख करेंगे अब। आप प्लीज एक साथ मत बोला करिए, कोई भी लोग, फिर किसी भी मेहमान की आवाज स्पष्ट नहीं आती है। कुलदीप जी, कांग्रेस का ये रोना कि अभी भी निकाय चुनाव कब होंगे, और बीजेपी का वही रवैया अभी भी, जब रास्ता हमें और आपको भी साफ लगभग नजर आ रहा है लेकिन औपचारिक रूप से चीजें स्पष्ट न करना, क्या दिखलाता है? देखिए गरिमा, युद्ध नीति में जब शत्रु विद्वान और शक्तिशाली हो तो युद्ध में नीतियों को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होती हैं, ठीक। लेकिन जब प्रतिपक्ष अनाड़ी हो तो चीजें थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हैं। यहां जो अनाड़ीपन जो झलक रहा है वो पिछले 7 सालों में कांग्रेस के भीतर खुल करके सामने आया है। प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ बड़ी एक तरीके से हम कहेंगे बहुत आस लगाई देखती है, क्योंकि प्रदेश का ये प्रदेश का एकमात्र सबसे बड़ा विपक्षी दल है, ठीक। और प्रदेश की सत्ताएं कभी भाजपा कभी कांग्रेस के पास तो रही है, ठीक। अब तो हमें ये कहने में भी थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में सिर्फ फुटावल है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते हैं कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, हमें तो लगता है कि ये गुटबाजी और ये सिर्फ फुटावल ही कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है। बिल्कुल। कांग्रेस जिस दिन कांग्रेस जन इस
इस गुटबाजी से, इस सुरफुटबल से बाहर आकर के पार्टी के बारे में सोचने लगेंगे, उस दिन पार्टी पहला चुनाव का एक बड़ा हिस्सा तो उसी दिन जीत जाएगी, जिस दिन वो इस गुटबाजी से और इन चीजों से बाहर आकर के पार्टी के हित के बारे में सोचने लगेगी। ठीक। दूसरी बात यह है कि भाजपा के भीतर चीजों को लेकर के, देखिए उत्तराखंड के साथ समस्या क्या रही है कि विगत 24 वर्षों में हमें मुख्यमंत्री तो अनेक मिले, लेकिन आज तक कोई विजनरी लीडर नहीं मिल पाया जिसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी हो, या जिसके लेकर के प्रदेश की जनता में एक दूरदर्शिता हो, एक उत्साह हो, एक उमंग हो और उसको लेकर के एक भरोसा हो। यहां लोग चुनाव लड़ करके रणनीतिक बल पर चुनावी मैनेजमेंट में विधायक बन गए, हाईकमान से अपनी निकटता के कारण मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो जनता के नेता नहीं बन पाए। ठीक। अब आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि विगत 7 सालों से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। भले मुख्यमंत्री यहां 3 बदले हों, लेकिन सरकार बीजेपी की है। ठीक। तो जनता के भीतर जो सत्ताधारी दल को लेकर के जो एक विरोधाभास होता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता भाजपा के बड़े नेताओं के भीतर ये स्पष्ट है रूप से दिखाई दे रही है। ठीक। और यही वो चिंता है जो उन्हें निर्णायक स्थिति में पहुंचने से रोक रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपने देखा होगा, आज तक मैं काफी समय से उत्तराखंड में हूं और मैंने लगभग सभी चुनाव उत्तराखंड के देखे हैं। ठीक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव हारा हो, उपचुनाव हारा हो। ठीक है। लेकिन हमने उत्तराखंड में देखा कि सत्ताधारी दल उपचुनाव भी हारे हैं, सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हैं, है ना। वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी चुनाव हारे, इससे पूर्व में मेजर जनरल भुवनचंद खनुड़ी साहब वो मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हारे, हरीश रावत जी चुनाव हारे मुख्यमंत्री रहते हुए। ठीक है। तो ये चीजें उत्तराखंड में रही हैं। अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड भाजपा के भीतर ये जो एक तरीके से हम उनके बीच में ये असमंजस की जो स्थिति है चीजों को लेकर के, ये एक बड़ा इशू भाजपा के सामने खड़ा हो रहा है कि वो किन चीजों को लेकर के जनता के बीच में जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल जो है अभी केदारनाथ में उभर करके सामने आया है। हालांकि भाजपा यहां विजयी हुई है, लेकिन उसके आंतरिक कारण जो हैं वो भाजपा बेहतर जानती है, भाजपा के नेता बेहतर जानते हैं कि उस जीत के पीछे आधार क्या रहा है, और कांग्रेस के नेता भी ये जानते हैं कि वो क्यों हारे हैं। ठीक है। वो कौन सी साठ गांठ थी जिसके तहत चमोली का बाई इलेक्शन हारा जाता है और केदारनाथ का बाई इलेक्शन जीता जाता है। ठीक है। तो ये बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस समय निकाय चुनाव में, क्योंकि यही निकाय चुनाव आने वाले टाइम में उत्तराखंड में भाजपा के जनाधार की एक कसौटी होने जा रहा है, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं। तौर पर देखिए, ये बहुत अहम चीजें आपने बताई। चलिए और आगे पढ़ेंगे। दीपक रावत जी का एक बार रुख कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक जी, बहुत कुछ देखा उत्तराखंड ने, कुलदीप जी ने जैसा कि कहा कि चीजें बदली, राजनीति में भी कई नई चीजें देखने को मिली हैं। फिलहाल क्या लग रहा है, ये जो कांग्रेस पार्टी या जो विपक्षी आवाज लगातार उठा रहे हैं कि अभी भी निकाय नहीं होंगे, यूकेडी क्या समझ पा रही है? परसेंट चेंज जो है विपक्ष की तरफ से तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अभी भी ये पूर्णता नहीं कहा जा सकता कि निकाय चुनाव होंगे, तो उस पे कारण विपक्ष नहीं है, उस पे कारण भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो इनके शीर्ष नेता हैं, उनके द्वारा जारी किए जनता के बीच जो बयान है वो है। अगर कोर्ट जाने की बात कर रहा है तो कोर्ट जाने की बात ना तो कांग्रेस ने करी, ना यूकेडी ने करी है, इन्हीं के नेताओं ने करी है। तो आप ये देखिए ना, मतलब आप ये आरोप तो अब सत्ता पक्ष लगा नहीं सकता कि विपक्ष टालने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष की तैयारी है या नहीं ये विषय तो दूसरा है, लेकिन मंशा जो है सरकार की वो अभी भी संदिग्ध बनी हुई है। और परिस्थितियां हम तो स्पष्ट पूछना चाहते हैं गरिमा जी, ऐसा पिछले 2 महीने में क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 1 साल से चुनाव कराने में असमर्थ थी? ऐसा कौन सा एक चुनाव नहीं, पहली जो थी कई सारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सुलझाई नहीं जा रही थी,
जो सिर्फ कोर्ट के आदेश के कारण सिर्फ 15 दिन में ही इन्होंने उसको सुलझा दिया। तो कहीं ना कहीं पर इनकी मंशा में प्रश्न उठता है। और ये सिर्फ निकाय चुनाव नहीं गरिमा जी, आपने चर्चा में पहले कहा कि ये नगर पंचायत के चुनाव में भी टाल मटोल कर रहे हैं, ये लगातार छात्र संघ के चुनाव में टाल मटोली कर रहे हैं, ये सहकारिता के जो चुनाव है उसमें टाल मटोली कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कुलदीप राणा जी कह रहे थे, एक ऐसी असमझ की स्थिति में है कि चुनाव कराने से पहले ये निश्चित करना चाहते हैं हम जीत कैसे जाए, और जब तक वो स्थिति उत्पन्न होती है तब तक ये चुनाव कराने को टालते रहते हैं। वरना आप मुझे बताइए गरिमा जी, मैं तो आपके माध्यम से कुमार भूपेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूँ कि मुझे एक फायदा बता दें, 1 साल जो इन्होंने नगर निगम के प्रशासकों के हवाले करा, प्रदेश को क्या फायदा हुआ, सिर्फ ये बता दें बस। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल सही समय पर चुनाव होने चाहिए थे, और कम से कम वो जो स्थितियां बनती चली गई वो नहीं होना चाहिए। अलग अलग चुनावों में जो चीजें होती गई वो नहीं होना चाहिए था। जपेन जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से जपेन जी बोलिए। देखिए, यहाँ सवाल ये आया कि प्रदेश को प्रशासकों के हवाले करना, ठीक है, आप लोगों को उसमें आपत्ति भी, आपने आपत्ति दर्ज कराई। आप लोगों का कहना था प्रशासकों की जगह जनप्रतिनिधियों को ही उसमें सौंपा जाए, ठीक है, आपकी उस बात को सुना गया। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अगर ये थोड़ी सी चीजें डिले हुई तो ये होता है, ये एक स्वाभाविक है, कई चीजें होती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर जाकर या लोकतांत्रिक आधार से बाहर जाकर लोकतंत्र में कुछ भी नहीं होता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन आप लोगों की आपत्तियों का संज्ञान लिया गया, सारी चीजें ठीक है, आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लोकतंत्र में यह आपका अधिकार है, और आपके सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है, और समय समय पर हम लोग आप लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। आज चुनाव के लिए तैयार है माहौल, आप चुनाव में आइए, कांग्रेस चुनाव में आए, आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अब जब सब चीजें हो गई हैं और फिर लिखने से क्या लाभ? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। आपके कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत कर रही है तो इस चीज का आपको दुख नहीं होना चाहिए, आपको भी स्वागत करना चाहिए। आप लोगों की नीतियों और रीतियों में और विचारधारा में अगर दम होगा तो आपके कार्यकर्ता आपको छोड़ेंगे नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्वीकार्य विचारधारा है। देखिए, विचारधारा की बात नहीं है, बात सिर्फ अगर चुनावों तक हम कर लें, अगर चुनाव आपने कराए होते सही समय पर और एक के बाद एक गलतियां नहीं करी होती, अलग अलग चुनावों में देरी नहीं की होती, तो आज आप इस जगह पर होते ही नहीं, आपसे इतने सवाल नहीं उठ रहे होते। ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए, उम्मीद है कि निकाय चुनाव कम से कम जो आपके द्वारा निर्धारित तिथि बताई गई है उस पर कराए जाएंगे, और जो विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उन्हें जवाब मिलेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है। एक तरफ विपक्ष है जो अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि निकाय चुनाव भला कब होंगे, दूसरी ओर सत्ता पक्ष है जो कह रहा है कि अब चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ दावेदारों पर मंथन जारी है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।